नमस्कार, जियो पॉलिनोमिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी की क्यों बात करेंगे? क्योंकि मैं मानता हूँ कि मोदी जी कल क्या होने वाला है ये उनको पता है। हेडलाइंस कैसे बनानी है वो जानते हैं। जब भी हम मोदी जी के बारे में बात करते हैं तो आज की तारीख में ये सवाल आता है कि मोदी जी या बीजेपी गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से क्यों काम कर रही है कि उनके पास लोकसभा में ऑलरेडी 350 से ज़्यादा सीटें हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 241 के करीब सीटें हैं। ये चीज़ जानने के लिए एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि भारत में इलेक्शंस कैसे होते हैं। सही है, हमारे देश में इलेक्शंस जो होते हैं बहुत बहुत साधारण इलेक्शंस होते हैं, सिंपल होते हैं कि भाई लोकसभा में किसी दल ने या किसी कोलिशन ने अगर 51% से ज़्यादा सीटें जीती तो उनको इनवाइट किया जाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनको अवसर दिया जाता है सरकार बनाने का। तो बात करते हैं 2014 की। 14 में मोदी जी 282 सीट्स लेके तो आए थे, लेकिन उनको जो वोट शेयर मिला था वो था 31% के करीब, 31%। अभी जो हमारी ये इलेक्शन की व्यवस्था है इसमें जो आम आदमी है, मेरे और आपके जैसा, उनको ये शब्द शायद उन्होंने सुना नहीं है, वोट शेयर। ये टर्म हम सिर्फ इलेक्शन के वक्त सुनते हैं और इलेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो शब्द है वोटिंग शेयर वो निकल जाता है। लेकिन जो वैश्विक लीडर्स हैं, जो वैश्विक बिजनेस कम्युनिटी है, वो वोट शेयर पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। क्यों? क्योंकि वोट शेयर दिखलाता है कि कितने प्रतिशत लोगों ने या कितने लोगों ने आपको वोट दिया है। 2019 में ये 31% से बढ़ के 37.77% हो गया था मोदी जी के केस में। उसका मतलब ये है कि 14 से 19 का काम लोगों को पसंद आया, लोगों ने सराहा और ज़्यादा लोगों ने उनको वोट दिया। अगर मैं 37.77% को सिर्फ वोट्स में ट्रांसलेट करूँ तो ये तकरीबन 21 करोड़ वोट हो जाते हैं। कोई भी वैश्विक नेता है, उनको 21 करोड़ वोट, ये संख्या सुनते ही लोगों के उनके कान खड़े हो जाते हैं। आसान नहीं है। और सरकार की पॉलिसीज़ इतनी अच्छी थी कि 2024 आते आते जो वोट शेयर था वो तकरीबन उतना ही रहा। 2024 का जो वोट शेयर है वो 36.9% है। 2019 में 37.77 था, अभी 36.9% है। मतलब कुछ लाख वोट्स इधर उधर हुए हैं, शायद कुछ लाख वो लोगों ने कम वोट किया मोदी जी को। बाकी मोदी जी के पास आज भी 21 करोड़ के आसपास का वोट शेयर है। इसीलिए हम देखेंगे कि 2019 में जब ही सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया था कि हम आर्टिकल 370 अब्रोगेट कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर को भारत से हमेशा के लिए जोड़ रहे हैं, तो काफ़ी सारे इस्लामिक देशों ने भी चूंचा नहीं की थी। क्योंकि लोग देखते हैं इसको, एक ग्लोबल पॉलिटिक्स का चैप्टर भी बोला जाता है, एक टर्म है लेजिटिमेसी। तो जो वैश्विक नेता हैं, जो लोग हैं, वो देखते हैं कि भाई ये 21 करोड़ लेजिटिमेट वोट हैं। और भारत की डेमोक्रेसी की बहुत खूबसूरत बात यह है कि पिछले 15 वर्षों में हमारी इलेक्शन सिस्टम इतनी पारदर्शी हो गई है कि हम वैश्विक न्यूज़ एजेंसीज़ को बुलाते हैं कि भाई हमारे इलेक्शंस आप कवर कीजिए। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बराबर है। अभी इसी श्रृंखला में हम एक दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं कि पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी ने जो स्टेट्स हैं उनको मजबूर कर दिया है परफॉर्म करने पे। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हो या उनके जो प्रीडेसेसर हैं श्री एकनाथ शिंदे जी हो, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि वी विल बी द फर्स्ट वंस कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। यूपी चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी इसके पीछे लगे हुए हैं कि भाई हम
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स ही नहीं, जो नॉन बीजेपी के इंडिया अलायंस के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो स्टैलिन जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कम्पीट कर रहे हैं। कहीं सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो आके बोल चुके हैं कि तमिलनाडु को हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना के रहेंगे। ये चीज़ को हमको गहराई से समझने की ज़रूरत है कि चाहे आप सत्ता पक्ष में हो, आप विपक्ष में बैठे हों, कि जो केंद्र की पॉलिसीज़ रही हैं पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल में, तो उन्होंने स्टेट्स को परफॉर्म करने पे मजबूर कर दिया है। और इसीलिए कभी हम न्यूज़ सुनते हैं कि आज यहाँ कोई निवेश आया, किसी कंपनी ने यहाँ पे MOU साइन किया था, अभी वो MOU का आगे बढ़ा है और प्लांट आ रहा है। ऐसी सारी खबरें आजकल सुर्खियाँ बन चुकी हैं। अगर हम आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो सुर्खियाँ थी कि स्ट्राइक हुई, मोर्चा हुआ, कास्ट पे झगड़ा हो गया, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पिछले 11 वर्ष में मोदी जी बदलने में सफल रहे हैं। यही चीज़ को एक तीसरे पॉइंट के साथ समझते हैं, मतलब कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं, क्या वो ये सरकार टिकने देंगे? आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे चलो भाई 21 करोड़ वोट हैं, पर आपके पास सीट्स तो फिर भी लोकसभा में मेजॉरिटी से कम ही है, खुद की सीट्स, बराबर है। तो इसको एक अलग एंगल से भी हमको देखने की ज़रूरत है। बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की। चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं वो एक तरह से टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट कहे जा चुके हैं पास्ट में। उन्होंने हैदराबाद के साथ जो किया वो कोई सुर्खियाँ बटोरने के लायक तो हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जहाँ पे हैदराबाद को तभी अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश होता था, तो गरीब, पिछड़ा, ये ऐसे सारे शब्द इस्तेमाल होते थे। पर चंद्रबाबू नायडू के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद जिस तरह से उन्होंने IT रेवोल्यूशन किया, और हैदराबाद, अगर आज आप हैदराबाद जाएंगे तो सिर्फ कोई चार मीनार की बात नहीं करेगा, कोई हैदराबाद के मोतियों की बात नहीं करेगा। लोग बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, ये सारे नेबरहुड्स की बात करेंगे, लोग अमेज़ॉन की बात करेंगे, लोग हाई एंड रियल एस्टेट की बात करेंगे, लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। और इस तरह का निवेश लाने में चंद्रबाबू नायडू सक्सेसफुल हुए हैं पास्ट में। और आज चंद्रबाबू नायडू जी अपनी खुद की नई कैपिटल बना रहे। होता क्या है, 2014 के करीब जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है अलग कर दिया जाता है, क्योंकि स्टेट तभी बहुत बड़ा था, उसको गवर्न करने में दिक्कतें आ रही थी, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग कर दिया जाता है। अभी आंध्र प्रदेश की अपनी खुद की राजधानी अमरावती, ये सिटी बनानी बाकी है, एक कैपिटल सिटी बन रही है। और चंद्रबाबू नायडू जी को मोदी जी की शायद ज़्यादा ज़रूरत है। मोदी जी को उनकी ज़रूरत तो है, पर चंद्रबाबू नायडू जी को उनकी ज़रूरत शायद ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी खुद की कैपिटल सिटी बना रहे हैं। इसमें वो डबल इंजन वाला फार्मूला काम आता है जो हम सुनते रहें, डबल इंजन की सरकार ये है, क्योंकि केंद्रीय की नीतियाँ और स्टेट गवर्नमेंट की नीतियाँ अगर उनमें तालमेल बरोबर है, अगर निवेश जो है केंद्र सरकार से वो सही डायरेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट ज़मीनी तौर पे हकीकत में लाती है, तो बहुत जल्दी आप रेवोल्यूशन देख सकते हैं। मुंबई की बात करते हैं, जैसे मुंबई में 14 के पहले एक भी मेट्रो लाइन खुली नहीं थी, बन चुकी थी, लेकिन 14 में इलेक्शंस के बाद मुंबई की मेट्रो लाइन खुली। इसी चीज़ को हम 10 साल अगर फास्ट फॉरवर्ड कर लें तो मुंबई में आज तकरीबन 3 मेट्रो लाइन चल रही हैं, 10 मेट्रो लाइनों पे काम चल रहा है। मुंबई में एक नया एयरपोर्ट खुल चुका है। तो जब केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो साथ साथ मिलके काम करते हैं तो बहुत सारे टर्न अराउंड सक्सेसफुल होते हैं। उसी तरह से बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में भी आज नीतीश कुमार जी को निवेश की ज़रूरत है। बिहार एक ज़माने में बोला जाता था कि ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं आज भी बिहार ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बिहार के जो नौजवान हैं वो आज की तारीख में ये चाहते हैं कि भाई हमारे घर के आसपास ही
इंडस्ट्रीज़ हों, हमारे घर के आसपास ही फैक्ट्रीज़ हों, हमारे घर के आसपास भी मेगा सिटीज़ हों, और वो मेगा सिटीज़ बनाने में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का तालमेल सही होना ज़रूरी है। दूसरी बात, कुछ समय पहले एक मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया गया था। उसमें लोगों से पूछा गया था कि आपको मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगता है, क्या है सीट्स वगैरह ये वो। तो उसका जो निष्कर्ष आया था वो ये था, मूड ऑफ द नेशन सर्वे का निष्कर्ष, कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो मोदी जी शायद वाकई में 350 सीटें लोकसभा में लेके आएंगे। और अगर मैं बाहर बैठा कोई नेता हूँ तो मैं ये देखूँगा कि आज की तारीख में लोग अपने नेता के बारे में क्या बोल रहे हैं। अगर मैं बाहर बैठा कोई निवेशक हूँ, कोई बिजनेस लीडर हूँ, तो मैं ये देखूँगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, मैं पैसे डालूँ, मैं नहीं डालूँ। अगर पैसे डालूँगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, नहीं होगी, रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मेरी कंपनी, मेरा निवेश फंस न जाए। तो यही वजह से जो वोट शेयर है वो इम्पॉर्टेंट है, कि कितने लोगों की वोट की बैकिंग है आपको। और अगर महाराष्ट्र का एग्जांपल है, यही केस में तीसरा पॉइंट भी ऐड कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल सक्सेसफुल रहा है, जहाँ पे हमने देखें कि पार्टियाँ टूट के बीजेपी के साथ जुड़ गई हैं। तो अगर कहीं ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि जहाँ पे समर्थन वापस शायद ले लें नीतीश कुमार जी या नायडू जी, तो ऑपरेशन कमल अगर होता भी है तो आज की तारीख में तो दिख रहा है कि ज़मीनी तौर पे सक्सेसफुल हो जाएगा। वैसी लार्जेस्ट पार्टी है, मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहे हैं, लोग भी इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेंगे, और गवर्नमेंट ऐसा दिख रहा है कि टिकी रहेगी। अभी अंत में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मोदी जी का जो लोगों के साथ पर्सनल कनेक्शन, जैसे आज मोदी जी ने आज जैसे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तभी मोदी जी रैपिड रेल का फाइनल फेज़ इनॉग्रेट कर रहे हैं, साथ ही मेरठ में एक मेट्रो लाइन इनॉग्रेट कर रहे हैं। आज से सिर्फ एक दिन पहले मोदी जी ने क्या किया था, या अथॉरिटीज़ ने क्या किया था, कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनको परमिशन दे दी या आप पूरी लाइन कवर कीजिए। मोदी जी जहाँ पे भी जाते हैं वो लोगों से ज़मीनी तौर पे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं। शायद ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो लोगों के साथ कनेक्ट बनाने में सक्सेसफुल रहे, चाहे फिर वो डिजिटल कनेक्ट हो, फिज़िकल कनेक्ट हो, चाहे उनकी पार्टी की कनेक्ट हो, बट ही इज़ द मैन हु इज़ लर्नड द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल, राइट। मोदी जी एक बहुत बोल्ड नेता भी कहे जाते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, जहाँ पे भाई बस अभी हमने ये फैसला ले लिया और हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपने देखा कि विपक्ष ने भी समर्थन किया। आपने ये भी देखा कि जो एनडीए गठबंधन है वो भी गठबंधन एकदम मजबूत है, उसमें कुछ कहीं ना कहीं पे हमको दरार नहीं दिख रही है, राइट। तो मोदी जी हेडलाइंस बनाने में तो मशहूर हैं ही, पर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता अगर कुछ करता है, कोई स्टेप्स लेता है, जैसे हमने देखा पिछले एक साल में 25% टैरिफ लगाया उन्होंने, फिर और 25% ऐड कर दिए, वो सुर्खियाँ बनाने में माहिर हैं। तो मोदी जी भी तो सुर्खियाँ बनाने में माहिर हैं। मोदी जी ने अपने एंड से सुर्खियाँ बनाई। हमने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। जहाँ जहाँ पे ट्रंप जी ने कुछ बातें कहीं जो शायद सत्य नहीं थी, तो वहीं पे मोदी जी ने एक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि भाई जो सत्य है वो ये है, आपका कोई इंटरवेंशन नहीं था। लोकसभा में भी कहा, और जब भी ऐसे मंच पर, लोकसभा जैसे मंच पर प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं तो वो सच होता है। बहुत जिम्मेदारी के साथ लोकसभा में आचरण किया जाता है। तो मोदी जी एक बोल्ड नेता हैं, बोल्ड स्टेप्स लेने की क्षमता रखते हैं। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी आज की तारीख में वैश्विक नेताओं में से
कुछ ऐसे नेता हैं जो कल क्या होने वाला है ये जानते हैं। अगर कोई कुछ गलत करे तो उनके पास एक बैकअप प्लान होता है और सुर्खियां बटोरने में मशहूर है। इसी के साथ मैं ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में देख सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर आप और कोई बात जानना चाहें इस वीडियो में तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।